हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। सनराइज एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और हम चल रहे हैं ये नया टॉपिक एक तरह से मानव कंकाल तंत्र, यानी इस टाइप का जो टॉपिक है मानव कंकाल में, मैंने अभी तक इसकी स्टडी नहीं करवाई थी। और इसमें ये चलते हैं दो टॉपिक। एक तरह से देखा जाए तो मैंने पहले बताया था कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक इसको कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। तो संयोजी उत्तक में यानी मुख्यतः जैसे रक्त और अस्थि एवं उपास्थि, अस्थि व उपास्थि, रक्त व लसिका, ये भी संयोजी उत्तक होते हैं। याद रखना अच्छी तरह से। ये कनेक्टिव टिश्यू, रक्त एक प्रकार से क्या है, तरल संयोजी उत्तक है, जबकि अस्थि उपास्थि क्या है, ठोस संयोजी उत्तक है। तो अगर देखा जाए तो अस्थिर उपास्थि जो उत्तक है उसका निर्माण जो होता है एक तरह से, वो क्या होता है, अधात्री से होता है, अर्थात संयोजी उत्तक होता है ना, वो मिलकर के और किसको, अस्थि और उपास्थि को बनाते हैं। यानी कहें दोनों किस प्रकार के उत्तक है, संयोजी उत्तक है। याद रखना, अस्थि और उपास्थि क्या है, संयोजी उत्तक। अब स्टडी कर रहे हैं, काफी चीजें मैंने पहले बता दी थी। उपास्थियां अस्थियों में बदल सकती है, लेकिन अस्थियां उपास्थियों में नहीं बदल सकती है। इसमें उपास्थि के प्रकार, उपास्थियां जो है महत्वपूर्ण है। इनमें से मतलब क्वेश्चन आए पहले, चाहे वो रेटोफिट एग्जाम हो। तो उपास्थि जो है 4 प्रकार की होती है। नंबर 1 काचाब उपास्थि, काचाब उपास्थि। इसको हाइलिन, हाइलिन कार्टिलेज भी कहते हैं, हाइलिन कार्टिलेज। और जो दूसरी उपास्थि होती है प्रत्यास्थ उपास्थि, प्रत्यास्थ उपास्थि। इसको जैसे इलास्टिन रहता है ना, मतलब जो रबड़ होता है, तो उसमें मतलब इलास्टिसिटी का गुण पाया जाता है, तो इसको इलास्टिक भी बोलते हैं, इलास्टिक कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज। इनका नाम भी ये अंग्रेजी में बोलते हैं इनको कार्टिलेज, ऊपर लिख रहा है। और तीसरा जो होता है वो होता है, इसका जो नाम है तंतु में उपास्थि, तंतु में उपास्थि। फाइब्रो, इसको अंग्रेजी में कहते हैं फाइब्रो कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज। तो हमारे शरीर में जो है 3 प्रकार की उपास्थियां पाई जाती है। पहली काचाब, इसको अंग्रेजी में हाइलिन कहते हैं। दूसरी प्रत्यास्थ, इसको इलास्टिन कहते हैं। जिसका जैसा नाम है उसी प्रकार उनकी प्रकृति है। और तंतु में उपास्थि, तंतुओं को क्या कहते हैं, फाइबर कहते हैं, तो उसी से मिलके बना है। तो ये जो काचाब उपास्थि रहती है, तो ये एक तरह से क्या रहती है, नाम देखो इसका, काचाब उपास्थि यानी कांच की तरह। काचाब का मतलब कांच की तरह। तो इसका जो, इसकी जो अदांतरी होती है ये ट्रांसपेरेंट रहती है। अदांतरी जो है क्या रहती है, पारदर्शी, पारदर्शी रहती है। और इस अदांतरी के अंदर जो मतलब जो होते हैं वो क्या पाए जाते हैं, हल्के मतलब पीले तंतु पाए जाते हैं। ये जो तंतु रहते हैं ये हल्के पीले, हल्के पीले तंतु पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो मेन है, ज्यादातर अंग्रेजी का नाम है हाइलिन उपास्थि से, इसलिए याद रखना कहाँ पाई जाती है, श्वास नली में। ये याद रखना मेन, ये श्वास नली, तो श्वास नली में पाई जाती है। तो आपने देखा ये श्वास जो नली है उसमें जैसे उपास्थि वलय पाए जाते हैं, ये सी आकार के, सी आकार के उपास्थि वलय पाए जाते हैं। जैसे इधर से राउंड है तो उधर से इस टाइप का गैप रहेगा बीच में। जैसे उधर से घूम के आया तो इस प्रकार से ये, तो सी आकार के जो वलय पाए जाते हैं,
तो श्वास नली वो तो किस प्रकार से की बनी होती है, वो हाइलिन, हाइलिन जो है ना उसके बने रहते हैं ये वले श्वास नली। तो ये मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, श्वास नली में पाई जाती है। याद रखिए श्वास नली में जो सी आकार के वले पाए जाते हैं तो इसको ये पिचकने से रोकते हैं, यानी श्वास नली के कारण पिचकती नहीं है, उसमें पाए जाते हैं। इसके बाद में दूसरा है, नाम से चल रहा है प्रत्यास्थ उपास्थि। तो प्रत्यास्थ जो होती है ना, इसमें अगर इसका बोल जाओ तो नाम पे आ रहा है प्रत्यास्थ, यानी जैसे फैलने वाले, जैसे रबड़ सामान्य कहते हैं उसमें गुण रहता है रबड़ को, मतलब पलने का गुण। खींचते जहां तक होता जाता है तो, और उसी का गुण होता है इलास्टिक, नाम सुना होगा ना इलास्टिक, खींचने पर लंबी हो जाती है। तो ये इसमें जो है लचीले पीले तंतु पाए जाते हैं। और मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, दो जगह, कर्ण पल्लव, कर्ण पल्लव। कर्ण पल्लव का मतलब जो कान रहते हैं ना अपने बाहर के, जो बाह्य कर्ण में कर्ण पल्लव। एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस ये होता है घाटी ढक्कन, श्वास जो नली रहती है, तो श्वास नली जैसे या ग्रसिकाए, तो यहाँ ग्रसिका से जो कंठ रहता है तो उसमें ये नीचे यहाँ से क्या निकलती है, श्वास नली। और ये ग्रसिका, तो यहाँ पर ये जो जहाँ पर कंठ रहता है तो यहाँ पर ये एक ढक्कनुमा सरना पाई जाती है, इसको कहते हैं एपिग्लोटिस। जो भोजन आता है ऊपर से तो ये भोजन इसके टच करेगा, किसके, एपिग्लोटिस के, एपिग्लोटिस के। तो भोजन इसके टच होते ये जो है ना श्वास नली वाला भाग ये बंद हो जाएगा और भोजन सीधा का सीधा किस में आएगा, ग्रास नाल में, ग्रास नाल में। तो यानी भोजन श्वास नली के अंदर नहीं जा पाता, किसके कारण, एपिग्लोटिस के कारण। तो इस प्रकार इसको घाटी ढक्कन भी कहते हैं। तो ये प्रत्यास्थ जो उपास्थि रहती है ये कर्ण पल्लव और एपिग्लोटिस आदि में पाई जाती है। और इसमें क्या रहते हैं, इसमें याद रहेगा, इसमें जो तंतु पाए जाते हैं लचीले पीले तंतु होते हैं, लचीले पीले तंतु, यानी इसकी अधात्री में लचीले पीले तंतु पाए जाते हैं। और तीसरी जो है वह है तंतु में उपास्थि। हालांकि जितना भी देखा जाए मेनभूत आधार तो वह है कि जितनी भी उपास्थियां तंतुओं से मिलकर बनी होती है, चाहे वो तंतु बड़े हो या छोटे हो। अब ये आ रही तंतु में, यानी इसमें सघन जाल हो गया एक तरह से। तो इसमें जो तंतुओं का क्या होता है, सघन जाल होता है इसमें। और ये जो होती है कहाँ पाई जाती है, अंतराकशेरुकी बिंब। मेन इसमें कैसी है, वो नहीं है मेन पे कहाँ पर पाई जाती है, अंतरा कशेरुकी बिंब। अब क्या होती है, ये चक्कर पड़ रहा होगा अंतरा कशेरुकी बिंब क्या होती है। आपकी कैसी स्टडी आप खुद पहचान सकते हो, मतलब ये सब चाहे पीटे हो, रीट का हो, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड, अगर आपने ये नहीं पढ़ी तो फिर कैसी स्टडी आप अनुमान लगा लेना। अंतरा कशेरुकी बिंब तो वहां पर पाई जाती है, यानी गद्दियां गद्दियां होती है, रीढ़ की हड्डी होती है। तो एक रीढ़ की हड्डी की जो अस्थियां रहती है उसको अस्थि न करके क्या बोलते हैं, कशेरुकाएं कहते हैं। तो प्रत्येक कशेरुका जहां भी जुड़ती है तो वहां पर क्या पाई जाती है, गद्दियां पाई जाती है। और गद्दियां किसकी बनी होती है, अंतराकशेरुकी बिंब, उसको अंतराकशेरुकी बिंब कहते हैं। तो यहाँ पर क्या पाई जाती है, तंतु में उपास्थि पाई जाती है। और ये क्या है, तंतुओं का सघन जाल होता है इसमें, यानी इसके दांतरी में तंतुओं का सघन जाल फैला होता है। आप समझना अंतराकशेरुकी बिंब क्या होता है। जैसे रीढ़ की हड्डी है, ये प्रथम, थोड़ा बड़ा करके बताओ, ये प्रथम कशेरुका, ये दूसरी कशेरुका, ये तीसरी कशेरुका, यानी रीढ़ की हड्डी की जो अस्थियां रहती है उनको क्या कहते हैं, कशेरुकाएं। अब देखिए जो कशेरुकाएं बीच में से, ये आपको याद है ना, इनमें से मेरु रज्जु और रक्तवाहिनियां निकलती है, तो अंदर से ये क्या रहती है, ऐसे छिद्र पाए जाते हैं प्रत्येक के अंदर,
जिसमें से मतलब पृष्ठमाधमनी और मेरु रज्जु की तंत्रिकाएं निकलती है। जहां पर ये जुड़ती है वहां पर इस प्रकार से गद्दियां पाई जाती है। ये अब ये गद्दियां क्या है, लचक से बचाती है। अगर ये गद्दियां नहीं रहती तो अपन भागते दौड़ते वक्त अगर गिर जाते या पीठ के बल गिर जाते तो ये रीढ़ की हड्डी में क्या है, ब्रेक आ सकता था, रीढ़ की हड्डी टूट सकती थी। लेकिन ये गद्दियां रीढ़ की हड्डी को क्या करती है, बचाती है। तो इन गद्दियों को क्या कहते हैं, अंतराकशेरुकी बिंब कहते हैं ये इन गद्दियों को। और ये जो गद्दियां रहती है ये कौन सी उपास्थि की बनी होती है, तंतु में उपास्थि यानी फाइब्रो कार्टिलेज की बनी होती है। तो इस प्रकार से कहलाती है अंतराकशेरुकी बिंब। तो यहाँ पर ये उपास्थि पाई जाती है। आपने कई बार सुना होगा ना, जैसे मोटरसाइकिल चला रहा है और एक कोई बड़ा खड्डा आ गया और उसमें सारा का सारा जो झटका है इसमें ये है ना, कमर वाला हिस्सा उस पे लगा, तो कहते हैं स्लिप डिस्क होगी। यानी कि जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, पीछे वाली कमर, उसमें ये गद्दियां इधर उधर खिसक जाती है और खिसकते ही जो रक्तवाहिनियां जो इसमें से गुजरती है ना, तो उन पे दबाव आ जाता है। क्योंकि इसमें ये इधर उधर खिसकते ही ये परत में से टच हो जाएगी। फिर ये मतलब ये जैसे गैप है इनमें, ये टच होगी। अब टच होते इसका प्रभाव कहाँ पड़ा, यहाँ की जो गुजरती है ना रक्तवाहिनी इसमें से, उसमें पड़ा, तो उनमें दबाव उत्पन्न हो जाता है। ये तो स्लिप डिस्क हो जाती है। अगर गर्दन वाली कशेरुकाओं में अगर इस टाइप की प्रॉब्लम आती है, यानी इसको स्प्लोंडोलाइटिस भी कहते हैं। तो अगर गर्दन की रीढ़ की हड्डी की जो छल्ले होते हैं खिसक जाते हैं, तो उसमें उनको सामान्य भाषा में जैसे सर्वाइकल कहते हैं, C1 C2, क्योंकि 7 रहते हैं, ग्रीवा कशेरुकाएं 7 रहती है, तो ऐसे C7 तक मानी जाती है वो। तो इनमें जो मतलब कशेरुकाएं रहती है ना, इसमें किसी प्रकार की अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो इस प्रकार से ये उनको बचाती है। तो तंतु में उपास्थि जो होती है ये अंतराकशेरुकी बिंब इस टाइप से पाई जाती है। तो अगर स्टडी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइबर करें कोई नया जुड़ा हो तो, और बाकी कल स्टडी करेंगे। धन्यवाद।